वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज दस्तलिक 2 के बारे में है। अभी हाल ही में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये एक्सरसाइज 10 मार्च से 19 मार्च तक उत्तराखंड में चलेगी। ये जो एक्सरसाइज है ये एक प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। तैयारी कुछ ऐसी होती है कि अगर कोई इंसर्जेंसी हो रही हो तो उसको काउंटर करने के लिए दोनों देशों की आर्मीज एक साथ काम कर सकें। अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाना हो, आतंकवाद के खिलाफ, कोई टफ टेरेन हो, माउंटेनियस रीजन हो, रूरल या अर्बन सिनेरियोज में भी एक्ट करना हो, तो ये दोनों देश की आर्मी आपस में कोलैबोरेट करके अच्छे से ये काम कर सके। अगर आप उज्बेकिस्तान की लोकेशन देखना चाहते हो तो इस मैप पर निगाह डालिए। ये है हमारा भारत और ये पता नहीं किसका पाकिस्तान है। यहां पर है उज्बेकिस्तान। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 2019 में कंडक्ट किया गया था उज्बेकिस्तान के ही ताशकेंट में। इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी ने अपनी ओर से 13 कुमायूं रेजिमेंट को नॉमिनेट किया है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस रेजिमेंट को रेजांगला बटालियन भी कहा जाता है क्योंकि 1962 के वॉर में इस रेजिमेंट के सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई थी, जहां पर रेजांगला के रीजन में इस बटालियन के 124 सोल्जर्स ने मुठभेड़ की थी 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों के साथ, जिसमें 114 हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे और उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया कंडक्ट करता है, लाइक एक्सरसाइज काजिंद। कजाकिस्तान और इंडिया की आर्मी एक साथ इसे करती हैं, एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज खंजर, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन शक्ति के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में ये कहा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को स्कीम्स तैयार करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित स्कीम्स को 3 अम्ब्रेला स्कीम्स में कैटेगराइज कर देंगे ताकि वो इसे आसानी से पढ़ सके। निश्चित तौर पर कारण ये तो नहीं है, लेकिन हां ऐसा किया गया है। अब जो भी स्कीम्स हैं उन्हें 3 बड़ी स्कीम्स में क्लब कर दिया गया है। उन तीनों स्कीम्स का नाम है, पहला मिशन शक्ति, दूसरा सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 स्कीम या 2.0 स्कीम, और तीसरा है मिशन वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का प्रेम। कुल मिलाकर बच्चों से संबंधित स्कीम्स को कवर कर लेगा। एक एक करके बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति में स्कीम्स कौन सी आएंगी? मिशन शक्ति में वो स्कीम्स आएंगी जो वुमेन के एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन स्कीम्स कौन सी आएंगी? तो रुकिए थोड़ा आराम से। मिशन शक्ति में 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। पहले का नाम है संबल और दूसरे का नाम है सामर्थ्य। अब ये संबल और सामर्थ्य तो ठीक है, लेकिन स्कीम्स कौन सी आएंगी? तो चलिए बता देते हैं स्कीम्स कौन सी आएंगी। पहले देखिए, जो संबल कैटेगरी है उसमें कई सारी स्कीम्स आ जाएंगी, लाइक वन स्टॉप सेंटर्स, महिला पुलिस वॉलेंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, सुधार गृह स्कीम। इसमें उन महिलाओं के रिहेबिलिटेशन की बात की गई है जो टफ कंडीशन में रही हैं। उज्ज्वला स्कीम, जिसमें एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही गई। ये सारी स्कीम संबल में आएंगी। दूसरा है सामर्थ्य। इस कैटेगरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये सारी स्कीम्स आ जाएंगी। मिशन शक्ति में देखिए जो 2 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं वो एक साथ कन्वर्ज करके चलेंगी। मिशन वात्सल्य की बात करते हैं। इसमें चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज से जुड़ी हुई स्कीम्स को कवर किया जाएगा, जैसे कि स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, जो कि एक प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो इसमें कवर हो जाएगी। तीसरा है सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 या 2.0 स्कीम। इस स्कीम में देखिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान और स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, नेशनल क्रच स्कीम, ये सभी कवर हो जाएंगी। मिशन पोषण 2.0, इसमें जो पोषण अभियान और न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी और प्रोग्राम्स हैं उनको क्लब कर दिया जाएगा और इसके साथ एक नई स्कीम तैयार हो जाएगी, मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.0 जो है वो जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, आउटरीच है उसकी, उन लोगों तक जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनकी डिलीवरी आउटकम, इन पर फोकस करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन के बारे में है।
प्रपल्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी मशीन को चलाने का प्रयास करते हैं या आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में फाइनल डेवलपमेंट टेस्ट किया एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम का, मतलब एक ऐसा प्रपल्शन सिस्टम जिसमें हमें हवा की आवश्यकता या तो नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए काफी क्रूशियल है। एआईपी सिस्टम क्या है, बात करेंगे। कहानी कुछ यूं है कि सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां दो प्रकार की होती हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर, यानी कि परंपरागत पनडुब्बी और आणविक या परमाणविक पनडुब्बी। बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स की। न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत बढ़िया होती हैं, काफी पावरफुल होती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि चूंकि ये न्यूक्लियर पावर से पावर्ड होती हैं, तो ये काफी लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। इसलिए इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन अच्छाई के साथ साथ इसमें कुछ खामियां भी होती हैं। खामी सबसे पहली तो यह है कि ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। दूसरी खामी यह है, चूंकि इसके लिए आपको सबमरीन में न्यूक्लियर सिस्टम सेट करना पड़ता है, तो इन्हें इंस्टॉल करने के लिए बड़ी सबमरीन्स बनानी पड़ती हैं, जिनकी कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी। चूंकि ये सबमरीन्स बड़ी हो जाती हैं, तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि फिर ये शैलो वाटर में अच्छे से काम नहीं कर पाती, इन्हें डीप वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इन दैट केस हमें कन्वेंशनल सबमरीन्स के फॉर्म में डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो दूसरा अच्छा विकल्प होता है वो होती हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स, जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। इनके फायदे हैं, ये कम खर्चीली होती हैं, शैलो वाटर में भी वर्क कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो इंजन लगाया जाता है उसमें फ्यूल को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल जलेगा नहीं। फॉर दैट पर्पस इस सबमरीन को लगभग हर दिन पानी के ऊपर आना पड़ता है। पानी के ऊपर आने में खतरा है, दुश्मन डिटेक्ट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दैट केस हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जिससे कि हमें बार बार इस सबमरीन को पानी के ऊपर ना लाना पड़े। इसी उद्देश्य से एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। अगर यह अच्छी तरीके से वर्क करता है तो ऐसी सबमरीन्स को हफ्ते में केवल एक बार पानी के ऊपर आना होगा और यह हफ्ते भर आराम से पानी के भीतर रह सकती हैं। इससे इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर देखिए, जो बैटरी इस्तेमाल की जा रही है दैट इज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में देखिए होता क्या है कि यूजुअली जो प्रोसेस होता है वो होता है कि हम केमिकल एनर्जी से जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और फिर उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। अगर आप कोई फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, तो एक प्रकार की केमिकल एनर्जी है। आप उससे कोई मशीन चलाएंगे और उस मशीन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये जो बीच में मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें मशीन्स के चलने पे बहुत आवाज आती है। ये सबमरीन्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबमरीन्स को तो शांत होना चाहिए, नहीं तो वो डिटेक्ट हो जाएंगी। ये जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, ये बीच के इस प्रोसेस को एलिमिनेट कर देता है। यहां पर जो केमिकल एनर्जी है वो सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चूंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, इससे इनकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है इन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज की वजह से बेहतर हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। अब बात करते हैं, देखिए इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया जा रहा है नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का नेवी के लिए। प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि जो आईएनएस कलवारी है उसमें 2023 तक हम ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। एडवांटेज बिल्कुल साफ है, इससे ये सबमरीन्स लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, ये और खतरनाक बन जाएंगी और इनकी छुपने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, इन्हें बार बार सरफेस पे आना पड़ता है, लेकिन इस सिस्टम के बाद उन्हें बार बार सरफेस पर नहीं आना पड़ेगा। बात करते हैं नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है जो डीआरडीओ के तहत काम करती है। ये बेसिक रिसर्च और एप्लीकेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम करती है, जिसमें कई सारे एरियाज इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग नेवल टेक्नोलॉजीज। ये एआईपी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ये साइंटिफिक सॉल्यूशन खोजते हैं मटेरियल्स और नेवी से रिलेटेड जो भी और टेक्नोलॉजीज हैं उनसे संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेते हैं जो इंडियन नेवी के लिए स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी के बारे में है। एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी, अभी एक एग्रीवोल्टिक सिस्टम तैयार किया गया है जिसकी कैपेसिटी 105 किलोवाट की होगी और इसे ICAR सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जोधपुर में तैयार किया। ये इतना टेक्निकल नहीं है, आसान है, दो वर्ड से मिलकर बना है एग्रीकल्चर वोल्टेज। वोल्टेज मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे,
और एग्रीकल्चर मतलब साथ के साथ आप एग्रीकल्चर भी करेंगे। तो एग्रीवोल्टिक ये दो वर्ड्स हैं, बिल्कुल सिंपल है। अपने खेत में आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दीजिए, ऊपर सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और आप नीचे अपनी कोई फसल उगा लीजिए, आलू लगा दीजिए, कोई सब्जी लगा दीजिए, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये जो टेक्निक है इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। कुसुम योजना सरकार लेकर आई थी, किसान एनर्जी सिक्योरिटी अपलिफ्टमेंट महाअभियान, जिसका जो कंपोनेंट 1 था उसमें यह कहा गया था कि हम एग्रोवोल्टिक सिस्टम डेवलप करेंगे जिसकी कैपेसिटी 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक हो सकती है और इसे खेतों में इंस्टॉल किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है। इस तरीके से फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ फसलों को भी उगा सकते हैं। फोटोवोल्टिक पावर प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिसके लिए वो फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चर सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सिलिकॉन अलॉय से बने होते हैं जिन्हें आप फोटोवोल्टिक या फिर सोलर सेल कहा करते हैं। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी एक डॉक्यूमेंट तैयार करके ये कहा कि वो देश में 13 ऑपरेशनल एग्रीवोल्टिक सिस्टम इंस्टॉल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बातें एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सबसे ज्यादा दूरी पर डिटेक्ट किए गए क्वासर के बारे में है, जिसका नाम है P172+18। कहा जाता है कि आपका मुस्तकबिल सितारों जैसा रोशन हो, मतलब कि आपका भाग्य तारों जितना चमकदार हो, लेकिन क्या हो कि कोई इन तारों को ही खा जाए। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं क्वासर के बारे में। अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने सबसे दूरी पर अभी तक जो हमने डिटेक्ट किया है उसमें एक रेडियो लाउड क्वासर को डिटेक्ट किया है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से, इसे ESO's VLT भी कहा जाता है। तो रेडियो लाउड पर जाएं उसके पहले हम क्वासर समझ लेते हैं। आप इसे एक बहुत ही खतरनाक और तारों को खा जाने वाला ब्लैक होल भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अकेला ब्लैक होल क्वासर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्वासर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है, एक बहुत ही ज्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट, जिसमें सेंटर में एक बहुत ही सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये जो यहां पर आप एक इमेज देख रहे हैं, इसमें सेंटर में आपको एक ब्लैक होल दिखाई दे रहा है। इसके चारों ओर एक डिस्क होती है जो धूल से और गैसेस से बनी होती है। क्योंकि ये आसपास के तारों को या फिर किसी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट को खा लेता है, जिसकी वजह से ये डिस्क बहुत ज्यादा चमकदार होती है। इनका साइज कई लाइट ईयर्स के जितना बड़ा होता है, इसीलिए बहुत दूरी पर होने के बावजूद चमकदार रूप में देखे जा सकते हैं। इनकी एक खास बात और होती है, ये जो एनर्जी खा रहे होते हैं उसे एक बीम के रूप में एमिट करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये एनर्जी को काफी तेजी से एमिट करते हैं जो कई लाइट ईयर्स की दूरी तक जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आप इसे कह सकते हैं क्वासर। जो वर्ड क्वासर है इसे नाम दिया गया क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स के फॉर्म में, क्योंकि ये रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो जेट्स हैं वो एमिट करते हैं। तो जब इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने डिटेक्ट किया, तो वो कंफ्यूज थे ये आ कहां से रहा है। दे वर नॉट श्योर। स्टेलर का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्टार्स। उन्हें क्लियर नहीं था कि ये स्टार है कि नहीं है। उन्हें लगा कि ये स्टार जैसा तो कुछ है लेकिन पूरी तरीके से स्टार नहीं है, तो उन्होंने इसे क्वासी स्टार कहा या क्वासी स्टेलर कहा, जो तारों जैसा तो है लेकिन पूरी तरीके से तारों जैसा नहीं है। और ये एक रेडियो सोर्स है जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं, इसी से फिर इसका नाम क्वासर पड़ गया। ज्यादातर क्वासर हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनका साइज कई लाइट ईयर्स में फैला हुआ हो सकता है। ये देखिए, केवल उन्हीं गैलेक्सीज में पाए जाते हैं क्वासर्स जिनकी गैलेक्सी में बहुत ही सुपर मैसिव ब्लैक होल हो, जिसके चारों ओर एक बहुत ही ब्राइट डिस्क मिलेगी। इन गैलेक्सीज को एक्टिव गैलेक्सीज कहा जाता है जो सुपर मैसिव ब्लैक होल को पॉजेस करते हैं। क्वासर्स जो एनर्जी एमिट करते हैं उसकी वजह से इनके चारों ओर एक स्वर्लिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम डिस्क कह रहे हैं। अब इन क्वासर्स को आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, रेडियो लाउड और रेडियो क्वाइट। इतना टेक्निकल ना जाएं तो साधारण भाषा में जिस क्वासर में ये बीम जो एमिटिंग लाइट आपको दिख रही है ये हो, वो रेडियो लाउड है, और जिसमें ना हो वो रेडियो क्वाइट है। जो हमें अभी मिला है वो रेडियो लाउड है, मतलब उसमें ये एमिटिंग लाइट वाली जो जेट्स हैं या बीम्स हैं वो हैं। अभी तक जितने भी क्वासर्स हमने डिटेक्ट किए हैं ये सबसे ज्यादा दूरी पर है।
जो रेडियो लाउड क्वासर्स होते हैं उनके ओवरऑल स्ट्रक्चर का लगभग 10% बनाता है। जो रेडियो क्वाइट होते हैं उनमें ऐसे पावरफुल जेट्स नहीं होते, इनका रेडियो एमिशन कंपैरेटिवली वीक होता है। ज्यादातर क्वाशर्स जो होते हैं वो रेडियो क्वाइट होते हैं, मतलब ज्यादातर क्वाशर्स में ये जो जेट्स निकल रही हैं बीम्स ये नहीं होती हैं। 13 बिलियन ईयर्स लगे हैं इस क्वासर की लाइट को अर्थ तक आने में। ये जो चमकदार डिस्क है इस ब्लैक होल के चारों ओर, ये 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा चमकदार है हमारे सन के कंपैरिजन में। इसके सेंटर में जो ब्लैक होल है वो आसपास की ये जो इसकी गैलेक्सी है उसके आसपास जो भी स्टार्स हैं उनको बहुत तेजी से खाता जा रहा है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऐसे रेडियो लाउड सुपर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स अगर हमें मिल रहे हैं तो हम जो हमारा यूनिवर्स था, जब बिग बैंग के बाद ये ब्लैक होल्स बने, ये इतनी तेजी से बड़े क्यों हो रहे हैं और उस समय के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे उनके बारे में जानकारी मिल सकती है हमें। और ऐसे अगर क्वाशर्स मिलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें यूनिवर्स के बारे में जो बहुत दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा होने की संभावना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में है। गवर्नमेंट और डेवलपर्स लगातार काम कर रहे हैं वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर, ताकि इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो सके और उन लोगों को डिटेक्ट करके जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन ले चुके हैं वो दूसरे देशों में ट्रेवल कर सके। वैक्सीन पासपोर्ट, नाम तो पासपोर्ट दे दिया जाता है बट एक्चुअली में पासपोर्ट नहीं होता। इट इज अ काइंड ऑफ ई सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, जिसमें कोविड-19 टेस्ट का स्टेटस होता है। उसे गवर्नमेंट फीड करती है जब भी वो किसी को वैक्सीनेट करती है और उसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। उसे आप अपने स्मार्टफोन के ऐप में रख सकते हैं या किसी भी और डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो चेक पॉइंट पर वो आपसे कहेंगे कि आप अपना वैक्सीन पासपोर्ट दिखाइए, तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे जिसमें लिखा होगा कि आप वैक्सीनेशन ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोरोना के लिए इस प्रकार का वैक्सीन पासपोर्ट का प्रावधान किया जा रहा है। इसके पहले भी अफ्रीकन कंट्रीज से, इवन इंडिया से जाने वाले लोगों को येलो फीवर के अगेंस्ट में वो वैक्सीनेशन ले चुके हैं उसका पासपोर्ट दिखाना पड़ता था, कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता था। फरवरी 2021 में इजराइल पहला ऐसा देश बना जिसने इस प्रकार के सर्टिफिकेशन सिस्टम को कोविड-19 के लिए शुरू किया। काफी फायदा होता है, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाता है सभी देशों का। ये एक प्रूफ होता है कि भाई हमने ले लिया है वैक्सीन, हमें आने दो। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होगा क्योंकि अब पता चल जाएगा भाई ये वैक्सीनेटेड है, इनको आने दो, दिक्कत की बात नहीं है। और इंटरनेशनल एयर ट्रेवल में भी बढ़ोतरी होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी इसका जो कंजर्वेशन वर्क है वो स्टार्ट किया है। ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं क्योंकि 13वीं सेंचुरी में इसे ब्लैक कलर के ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया था। गंग डायनेस्टी के नरसिम्ह देव वन के द्वारा इसे तैयार किया गया था। गंग डायनेस्टी देखिए यहां पर उड़ीसा के लोकेशन में आपको दिख रही है। एक्चुअली में ये ईस्टर्न गंगास थे जो 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच में यहां पे शासन करते हैं। बाकी एक वेस्टर्न गंगास भी थे जो कि कर्नाटका के रीजन में हुआ करते थे, वो इनसे पहले थे, वो 3rd सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में थे। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट में है और भगवान सूर्य को डेडिकेटेड ये एक टेम्पल है। इसमें भगवान शिव के लिए एक चैरिट के फॉर्म में टेम्पल को बनाया गया है। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोना प्लस आर्क। कोना का मतलब कॉर्नर, आर्क का मतलब है सन, मतलब सन ऑफ द कॉर्नर। यहां पर सन की 3 इमेजेस बनी है टेम्पल के 3 साइड पर, ताकि मॉर्निंग, नून और इवनिंग तीनों टाइम सन की रेज उस टेम्पल के सन पर पड़ती रहे। कोणार्क टेम्पल जो है उसमें बहुत ही गॉर्जियसली डेकोरेटेड चैरियट है जिसमें 24 व्हील्स हैं जो 10 फीट के डायमीटर में है। उन्हें 7 बहुत ही ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। इसे नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया जो है उसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 और उसके जो रूल्स हैं 1959 के, उनके तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिविलेज साइट है, पिलग्रिमेज साइट है, नॉट प्रिविलेज, इट्स पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज। चंद्रभागा मेला लगता है फरवरी में, अक्सर लोग वहां पे विजिट करते हैं। इस टेम्पल के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, यहां पर जो पत्थरों की भाषा है वो इंसानों की भाषा से ऊपर हो जाती है या उनको सरपास कर जाती है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए क्रूशियल होता है। एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी इंडिया में इसे डेवलप किया है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। क्वासर बहुत ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, फारअवे गैलेक्सीज में रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर जेट्स एमिट करते हैं। एक्सरसाइज द स्लेक 2 मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी के बीच में। कोणार्क सन टेम्पल, इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, गुजरात के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।